जिस तरह से डॉक्टर रंजीत कौर जी का जो प्रोफेसर है उनका रवैया रहा डॉक्टर नीलम के प्रति, तो वो कहीं न कहीं एक जातिवादी मानसिकता को परिलक्षित नहीं तो जब करता है तक गाल पे थप्पड़ नहीं लगता है, जब तक पिटाई नहीं होती है, जब तक आदमी जलील नहीं होता है, जब तक वो सोचता नहीं है कि ये मेरी पिटाई क्यों हो रही है, ये मेरे को जिल्लत क्यों सहन करनी पड़ रही है, इमोरलिटी की है। तो इमोरलिटी की प्रॉब्लम जो है मोरलिटी से सॉल्व होगी, नैतिकता से सॉल्व होगी। तो जरूरत तो इस बात की है कि इस देश में नैतिकता को बढ़ावा दिया जाए। पढ़ता नहीं है, समझता नहीं है, ना पढ़ना चाहता है, ना समझना चाहता है। वो सिर्फ जो उसके मन की प्रवृत्ति है, जो उसमें मन के अंदर जो द्वेष और घृणा बसी हुई है, बस उसी को आधार बनाकर हमारे समाज से व्यवहार करता है। एक बात सच्चाई है। और जो व्यक्ति ये जानता है कि मेरे महान पुरुषों ने इस देश के लिए बड़ा त्याग और समर्पण बलिदान किया है, बहुत सच्चाई और ईमानदारी और चरित्रवान होने का जो है एक महान आदर्श प्रस्तुत किया है, तो उस बात को लोगों को बताने में कैसी शर्म, कैसी लाज। नीलम जी, राजनीतिक स्वतंत्रता हो, सामाजिक स्वतंत्रता हो, सब हमारे मन से शुरू होती है, क्योंकि हमारे मन में एक दूसरे के प्रति द्वेष है, और मन में द्वेष है तो हम एक दूसरे को काट करते हैं, एक दूसरे से जय भीम नमो बुद्धाय साथियों, मैं बात करूंगी आजकल दिल्ली विश्वविद्यालय में घटी एक ऐसी घटना को लेकर, जब लक्ष्मीबाई कॉलेज में हिंदी विभाग की मीटिंग चल रही थी और उस मीटिंग की जो अध्यक्षता कर रही थी प्रोफेसर डॉक्टर रंजीत कौर जी कर रही थी, और उसी विभाग में एसोसिएट डॉक्टर नीलम जी भी थी। और जब उस मीटिंग का समापन हुआ तो उस मीटिंग में जो भी कार्रवाई हुई वो लिखित रूप में थी और उस पर सभी प्रोफेसर्स के साइन चाहिए थे। और जब मिनट्स प्रोफेसर नीलम के सामने आए साइन करने के लिए और वो उसको पढ़ने लगी, तो इसी बात से क्रोधित होकर डॉक्टर रंजीत कौर ने अपना आपा खो दिया और उन्होंने बड़े ही गुस्से में पूरे स्टाफ के सामने डॉक्टर नीलम के गाल पर तमाचा जड़ दिया। तो इसी घटना को लेकर मेरे साथ में आज एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी हैं, मैं उन्हीं से चर्चा करूंगी। सर, इस तरह की जो घटनाएं घट रही हैं खासकर दिल्ली राजधानी में, क्योंकि जब हम बात करते हैं कि देश में जातिवाद खत्म हो गया है, मैं थोड़ा सा यहाँ पर श्रोताओं को बताते चलूं कि जो प्रोफेसर नीलम जी हैं वो दलित समुदाय से आती हैं और कहीं ना कहीं इसी का खामियाजा कल उनको दिल्ली विश्वविद्यालय में चल रही मीटिंग में भुगतना पड़ा। तो इसको किस तरह से देखते हैं सर? सबसे पहले तो एनबी न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। और वैसे तो मुझे बहुत आपत्ति है इस घटना पर, गहरी संवेदनाएं हैं डॉक्टर नीलम के साथ में, लेकिन इसके साथ ही मैं बहुजन समाज को बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ देना चाहूँगा कि बहुत बहुत मुबारकबाद कि हमें एक और क्रांतिकारी महिला मिलने आ रही है। आपने आज से कुछ महीने पहले एक और घटना देखी होगी, जब एक और प्रोफेसर, महिला प्रोफेसर के गाल पर इस तरह का तमाचा लगा था, जी और उस घटना को हमने बहुत अच्छे तरीके से उठाया था, क्योंकि वो भी सामाजिक घटना थी और हमारा काम ही यही है कि हम समाज की उस हर घटना को जिसमें समाज को प्रताड़ित किया जाता है, समाज के साथ में भेदभाव किया जाता है, तो हम लोग उसको पूरी तल्लीनता से समाज सामने प्रस्तुत करते हैं, उसके लिए आंदोलन भी करते हैं। तो जब हमने देखा था, एक कुछ महीने पहले एक डॉक्टर रितु सिंह जी थीं, जिनकी जब नौकरी पर बात आई, तो उन्होंने भी वैसे ही मतलब आंदोलन किया, और उसकी आवाज़ भी जो है हमारे समाज ने बढ़-चढ़ कर उठाई और आंदोलन भी किए। बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर हाहाकार मचा और उसका जो है उन्हें रिज़ल्ट भी मिला। उसके बाद नीलम जी, हमने देखा कि बड़ी-बड़ी जनसभाओं में, हर जगह जहाँ पर भी मंच लगते थे, तो उनका स्वागत होता था, उन्हें बुलाया जाता था वक्ता के तौर पर, और उनको जो सम्मान मिला, उससे उन्हें इतनी अच्छी प्रेरणा मिली, इतना उत्साहवर्धन हुआ जी कि आज हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में वो निर्देश जी के साथ में मिलकर एक महिला जागरूकता के लिए अधिकार यात्रा निकाल रही हैं, आज से। और उसका आज वो संचालन कर रही हैं। तो हमें ऐसी महिला कब मिली? क्योंकि उस घटना से पहले डॉक्टर रितु सिंह को जानता नहीं था, और डॉक्टर रितु सिंह भी कभी शायद समाज के लिए बोली हों, या समाज के जो महापुरुष हैं, उनके दर्शन से कभी परिचित रही हों, मुझे नहीं लगता। इसी तरह से मैं ये देखता हूँ कि शायद ही डॉक्टर नीलम जो है, अपने समाज में कभी बढ़ चढ़कर सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा लेती हों, समाज की बात को जो है अपने कॉलेज में बड़ी बहादुरी से रखती हों, साहसपूर्वक रखती हों, और वहाँ पर कुछ जो अपने महापुरुषों का आंदोलन है, उसकी चर्चा वहाँ पे करती हों, कभी छात्रों से करती हों, कभी अपने प्रोफेसर से करती हों। शायद ऐसी एक्टिविटी कभी भी डॉक्टर नीलम ने नहीं करी होगी, और उसका खामियाजा एक तरह से उनको भुगतना पड़ा है। और ये बहुजन समाज के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि एक और प्रोफेसर जो हमारे महापुरुषों के त्याग समर्पण बलिदान के कारण नौकरी पाई, और आज वो उस नौकरी को पाकर जो अपने जीवन को एक तरह से कहूँ कि ऐशो आराम में जी रही थी, उसे कुछ पता भी नहीं था कि समाज क्या है
और किस व्यक्ति के त्याग और समर्पण बलिदान के कारण आज मैं नौकरी पाई हूँ। तो आज उसको एकदम एहसास होगा, जब समाज उसके साथ खड़ा होगा, समाज उसके साथ आंदोलन करेगा, तो अब हम कुछ दिनों में देखेंगे बड़े-बड़े मंचों पे वो दिखाई देंगी और लोग उन्हें बुलाएँगे, क्योंकि समाज में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, हमने देखे हैं, जो बहुत बड़े-बड़े संगठन बना के काम कर रहे हैं, छोटे-मोटे जी। संगठन बना के काम कर रहे हैं, जिनको ऐसे लोगों की ज़रूरत है, जो सरकारी नौकरी पे हों, जो उनको फंडिंग कर सकें। तो वो इस तरह से लोगों को कैच करते हैं, पकड़ते हैं और हमने अच्छी तरह देखते हैं ये जो है। तो समाज में एक अच्छी बात यह हुई है, बुरी बात तो हुई है, उसकी संवेदनाएँ भी हमने ज़ाहिर की हैं और हमें संवेदनाएँ हैं, गहरी संवेदनाएँ हैं। जी, लेकिन सर एक घटना का और ज़िक्र मैं यहाँ पर करना चाहूँगी। मुझे याद है कि जब मैं मास कम्युनिकेशन की स्टूडेंट थी, दिल्ली विश्वविद्यालय में ही मैं पढ़ रही थी और मेरे ही विभाग में कई अध्यापक ऐसी थी जो कि मतलब एससी कम्युनिटी से आती थी। लेकिन जब भी मतलब बहुजन आंदोलनों पे या बहुजन गोष्ठियाँ किसी भी तरह की आयोजित होती थी महान पुरुषों को लेकर, वो जो प्रोफ़ेसर थी वो कहीं न कहीं उन संगोष्ठियों से मतलब अपने हाथ पीछे खींचती नज़र आती थी और कभी खुलकर मुखर रूप से अपनी बात नहीं रखती थी। वहीं मैं मतलब एक छात्र होकर, जबकि मेरा तो मतलब मार्क्स की भी मुझे चिंता रहती थी और बहुत सारी चीज़ें थी। मेरे को एक स्टूडेंट होके बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता था, क्योंकि बहुत सारे मार्क्स 25 परसेंट मार्क्स और जो असाइनमेंट है उनके मार्क्स मुझे लेने होते थे उन्हीं प्रोफ़ेसर से। लेकिन कहीं न कहीं मैं उस चीज़ को साइड करते हुए अपनी आज़ादी के लिए, अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाती थी। कभी मैं ये नहीं सोचती थी कि भई मेरे मार्क्स कम हो जाएँगे या प्रोफ़ेसर का मुझे इस तरह से, जो दूसरे प्रोफ़ेसर्स हैं अदर्स आइडियोलॉजी के, उनका मुझे सामना करना पड़ेगा। लेकिन वो प्रोफ़ेसर कभी भी खुलकर नहीं बोलती थी। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं पिछले 2 साल से देख रही हूँ, उन प्रोफ़ेसरों को सिर्फ़ मंच पे आती हैं और मंच पर भी अपनी कुछ पंक्तियाँ गुनगुनाती हैं, चाहे वो मैं एक तरह से कहूँगी कि प्रेम से भरी हो या वीर रस से भरी हो। लेकिन आज भी उनमें जो एक क्रांति है बहुजन मिशन मूवमेंट की, वो नहीं झलकती है। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये भी देखती हूँ कि हमारे बड़े-बड़े बुद्धिजीवी लोग जो बड़े-बड़े मंच आयोजित करते हैं, आज ऐसी महिलाओं का या ऐसे प्रोफ़ेसरों को सम्मानित करने का काम करते हैं। तो ये किस दिशा में समाज को ले जाने का काम है? देखिए, समाज जो है महापुरुषों के जो आंदोलन है, उसको सच्चाई और ईमानदारी से स्वीकार नहीं करता। अभी मैं कल परसों ही विपश्यना से लौटा हूँ जी। और 10 दिन के शिविर में लौटने के बाद जिस दिन मैं लौटा उस दिन 15 अगस्त थी। भारत की स्वतंत्रता का दिवस था और हमारे यहाँ समता बुद्ध विहार, जिसमें पहले शांति स्वरूप बौद्ध जी के अच्छे-अच्छे ओजस्वी भाषण हुआ करते थे। तो आज तो नहीं है शांति स्वरूप बौद्ध जी हमारे बीच में। जी। तो आज जो लोग वहाँ पर जो है अपना वक्तव्य प्रस्तुत करते हैं, तो मेरी अपेक्षाएँ थी उनसे कि वो कुछ न कुछ जो है ऐसा कुछ सारगर्भित अपने वक्तव्य के माध्यम से जो है लोगों को प्रकाशित करें और वहाँ पर लेकिन मुझे बहुत घोर निराशा हुई। हर कोई जो है अपनी आज़ादी की बात कर रहा है या जो भारत की आज़ादी मिली है, आज जो 70 साल हुए हैं भारत की आज़ादी को, उस पर कटाक्ष कर रहा है कि हमें आर्थिक आज़ादी नहीं है, हमें राजनीतिक आज़ादी नहीं है, हमें सामाजिक आज़ादी नहीं है, हमें आज ये आज़ादी नहीं है, हमें वो आज़ादी नहीं है। लेकिन जो सच्ची आज़ादी है, उस सच्ची आज़ादी की कोई बात नहीं कर रहा। जी। इवन वैसे तो मैं जो है आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ भंते जी का, जिनके वजह से मुझे विपश्यना का शिविर में जाने का मौका मिला। हुँ। लेकिन मेरी उनसे अपेक्षा थी कि कम से कम वो बौद्ध भिक्षु होने के नाते जो है, व्यक्ति की सच्ची स्वतंत्रता की बात करेंगे। और स्वयं अगर वो विपश्यना गए हैं, तो उन्हें यह अच्छी तरह पता है कि व्यक्ति के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी एक पार्टिकुलर किसी कौम या जाति या धर्म के व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ। हर एक मनुष्य के लिए जो एक सच्ची सार्वभौम, सार्वजनीन जो जी। स्वतंत्रता है, वो उसके मन की स्वतंत्रता है, क्योंकि हर व्यक्ति जो है अपने मन का गुलाम है। और हम ये देखते हैं कि हमारा समाज जो है अपने मन का कितना भारी गुलाम है, क्योंकि वो विभिन्न परंपराओं, विभिन्न रूढ़ियों में जकड़ा हुआ है। अभी मैं बताऊँ कि हमारे पड़ोस में जो है और हमारे रिश्तेदार भी लगते हैं, अब तो खैर रिश्तेदारी भी हो गई है क्योंकि शादी संबंध जब जुड़े हैं वहाँ से जो है। तो मैंने वो लड़की जो शादी करके यहाँ पे आई है, बहुत पढ़ी-लिखी लड़की है और पढ़ी-लिखी होने के कारण मैंने सोचा कि इससे जो है थोड़ी समाज की चर्चा की जाए, जी। समाज का मिशन से बताया जाए। तो मैंने उसको जो है ज़्यादा कुछ लंबा-चौड़ा भाषण नहीं दिया, बस मोटे-मोटे शब्द समझाने चाहिए, क्योंकि जो समझदार लोग होते हैं, जी। उनको संकेतों में ही समझाया जा सकता है। बिल्कुल। इसीलिए मैंने सिर्फ़ 2 बातें पूछी उससे कि भई आप जो है शिव जी का व्रत करते हो या किसी भी देवी-देवता का व्रत करते हो, कोई बात नहीं। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे जीवन में, हमारे जीवन का जितना भी विकास हुआ है, आज आप जितना पढ़ाई-लिखाई की है, आप स्वतंत्रता से जी रहे हो, आज आप एक महिला होने के बावजूद आप पढ़ाई-लिखाई करके जो है, आप अपना इतनी अच्छी तरह से यहाँ पे लाइफ़ को जो है एन्जॉय कर रहे हो। तो इसके लिए जो है आपके जीवन में किसका योगदान है? क्या शिव जी ने या जिन भी देवी-देवताओं की आप आस्था रखते हो, विश्वास करते हो जिनमें आप, क्या उनका आपके जीवन में रत्ती भर भी योगदान है?
या डॉक्टर अंबेडकर और जो हमारे महान पुरुष रहे हैं, उनके जो प्रयास रहे जी। या उनका योगदान आपके जीवन में है। बस मैंने एक छोटी-सी बात जो है समझाने के लिए बात रखी थी। लेकिन मुझे बड़ी घोर निराशा हुई कि अभी जब शिवरात्रि का जब भी पर्व आया हिंदुओं का जो है, तो उस पर जो है मुझे पता लगा कि उस लड़की ने जो है शिव जी का व्रत रखा है। तो मुझे यहाँ बहुत घोर निराशा हुई और जो आज जो ये घटना घटी है, तो ये घटना मैंने बताया कि मुबारक हो समाज को जो है कि एक और क्रांतिकारी महिला मिलने वाली है। तो जब तक गाल पे थप्पड़ नहीं लगता है, जब तक पिटाई नहीं होती है, जब तक आदमी जलील नहीं होता है, जब तक वो सोचता नहीं है कि ये मेरी पिटाई क्यों हो रही है? ये मेरे को ज़िल्लत क्यों सहन करनी पड़ रही है? ये अपमान मुझे क्यों सहन करना पड़ रहा है? जी। जब उसकी पिटाई होती है, जब उसके गाल पे थप्पड़ पड़ते हैं, अपमान झेलना पड़ता है, तब वह सोचने मजबूर होता है। अगर व्यक्ति जो आज मन का गुलाम है, विपश्यना में हमने यही सीखा कि व्यक्ति जो है अपने मन का गुलाम है। मन उसको चलाता है, व्यक्ति अपने मन को नहीं चलाता। जी। यदि व्यक्ति अपने मन को स्वतंत्र कर ले, तो वह हर प्रकार की स्वतंत्रता को पा सकता है। क्योंकि मन की गुलामी के कारण तो वो अपने आर्थिक मजबूती नहीं दे पाता, जी। अपने लिए अच्छे प्रयास नहीं कर पाता, प्रमाद में रहता है, आलस में रहता है, अपने लिए जो प्रयास करने चाहिए वो नहीं कर पाता है, अच्छी नौकरी नहीं ले पाता है, तो आर्थिक गुलामी सहन करनी पड़ती है। तो इसी तरह नीलम जी, राजनीतिक स्वतंत्रता हो, सामाजिक स्वतंत्रता हो, सब हमारे मन से शुरू होती है, क्योंकि हमारे मन में एक दूसरे के प्रति द्वेष है। और मन में द्वेष है तो हम एक दूसरे को काट करते हैं, एक दूसरे सपोर्ट नहीं करते हैं। तो हमारी जो है आर्थिक गुलामी, राजनीतिक गुलामी, सामाजिक गुलामी, हर तरह की गुलामी जो है मन से शुरू होती है। जी। और जैसा आपने बताया कि आप अपने कॉलेज में जो है संघर्ष करती थीं, अपने महान पुरुषों की बात को, विचारों को जो है मुखर होकर रखती थीं, क्योंकि आप ये जानती थीं कि आपके महान पुरुषों ने बिल्कुल भी कुछ भी गलत नहीं किया है, किसी के साथ भी गलत नहीं किया है और उनकी बात में एक-एक बात सच्चाई है। और जो व्यक्ति ये जानता है कि मेरे महान पुरुषों ने इस देश के लिए बड़ा त्याग और समर्पण बलिदान किया है, बहुत सच्चाई और ईमानदारी और चरित्रवान होने का जो है एक महान आदर्श प्रस्तुत किया है, तो उस बात को लोगों को बताने में कैसी शर्म, कैसी लाज? तो यही काम आपने किया और जब आपने यह काम किया तो सब लोगों को पता लग गया कि आप किस विचारधारा से आती हैं। तो किसी की हिम्मत नहीं रही कि आपकी तरफ ज़रा-सा भी उँगली उठा दे। मार्क्स कम करना तो बहुत दूर की बात है, मार्क्स की तरफ ज़रा-सा आँख उठाकर देख भी नहीं सकता कोई प्रोफ़ेसर जो है। आपने देखा भी होगा, आपने फ़ील भी करा है, बताया भी आपने कई बार जो है कि किस-किस तरीके से जो है वहाँ पर जो जातीय दृष्टिकोण को रख के जो है प्रोफ़ेसर जो हैं व्यवहार करते थे और आपने फिर जो है कैसे संघर्ष किया वहाँ पे जो है। इसी तरह से आज मैं एमबीए कर रहा हूँ, बुद्धिस्ट स्टडीज़ से दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो मैं जब अपने प्रोफ़ेसर से बात करता हूँ, तो वहाँ पे प्रोफ़ेसर्स भी वो भी ब्राह्मण जाति से हैं। तो हमारे बीच में कभी ऐसा नहीं होता भेदभाव हो जाए कि किस कास्ट से हैं। हाँ, जी। ये तो बात ठीक है कि वो अभी जो सामाजिक व्यवस्था है, उसके तहत जो हमें पता है कि हाँ, इस वो आते हैं। लेकिन जी। हमारे प्रोफ़ेसर जो हैं, कभी भी हमें इस दृष्टि से नहीं देखते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हमें पता है कि ऐसा है, जो सामाजिक व्यवस्था है, हमें भी असाइनमेंट में मार्क्स लेने हैं, हमें भी पेपर में उनसे मार्क्स लेने हैं। लेकिन हमें अपने ऊपर भरोसा है। हमें ये भरोसा है कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं उनसे, जो सीख रहे हैं, अगर हम उसका उत्तर उनको देंगे, अच्छा जवाब देंगे, तो वो ईमानदारी से हमें उसका जो है रिस्पॉन्स देंगे, जी। मार्क्स भी देंगे। सर, मैं एक बात और पूछना चाहूँगी, अक्सर हम जो दिल्ली विश्वविद्यालय की बात करें, तो बहुत सारे प्रोफ़ेसर हैं, चाहे उसमें मेल हो, फीमेल हो। लेकिन अगर हम देखें, जो मुखर रूप से अपनी बात को बड़े ही दमदारी से रखते नज़र आते हैं, मैं यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट रूप से नाम लेना चाहूँगी। प्रोफ़ेसर लक्ष्मण यादव जी हैं, हुँ। बहुत अच्छा बोलते हैं और बहुत अच्छे तरीके से बारीकी से एक-एक चीज़ को समझाते हैं। उन्हें भी तो अपनी नौकरी का डर है, लेकिन कहीं न कहीं वो समाज के प्रति एक चिंता रखते हैं, सोचते हैं कि समाज को मुझे एक सही दिशा देनी हुँ। चाहिए और जो काम मैं कर सकता हूँ, पैसा तो हर कोई कमा सकता है, नौकरी हर कोई पा सकता है। लेकिन इस बहुजन आइडियोलॉजी को ज़िंदा रखना बहुत बड़ी बात है। तो आज कहीं न कहीं प्रोफ़ेसर लक्ष्मण यादव जी भी हैं और मैं जेएनयू में जिस तरह से राजकुमार हैं प्रोफ़ेसर, वो भी हैं और प्रोफ़ेसर विवेक जी भी हैं। इस तरह से कई प्रोफ़ेसर हम देखते हैं कि बड़े ही मुखर रूप से अपनी बात को रखते हैं, कभी अपनी जॉब की चिंता नहीं करते। लेकिन उसी कड़ी में कुछ महिलाएँ हमारी प्रोफ़ेसर हैं, वो कहीं न कहीं जो मिशन मूवमेंट है, उससे बचती नज़र आती हैं और अभी वर्तमान में हम देख रहे हैं कि पिछले 1-2 साल से हम कौशल पवार जी हैं, वो भी निकल कर आई हैं, वो भी अपनी बात को बड़े अच्छे तरीके से रखती हैं। तो आप जो महिलाएँ दबकर रहती हैं कॉलेजों में, ख़ासकर अपनी नौकरी को बचाने के लिए, ऐसी प्रोफ़ेसर्स के लिए क्या संदेश देंगे सर? देखिए, दबना मतलब कायरता का प्रतीक होना और जो कायरता है, वो कभी भी आपको जो है ऊपर नहीं उठा सकती। लेकिन जो दबंगई है, जो साहस है, वो आपको जो है मोटिवेशन देता है। आपको जो है वो उत्साह देता है। और जब आप उस मोटिवेशन से उत्साहित होकर आप कोई भी काम करते हो और जब आपके साथ में अपने महान पुरुषों का आदर्श, इतना महान आदर्श है कि उसके आस-पास भारत में कोई नहीं है। जी।
मैं कई बार अपने वीडियोज़ के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कह चुका हूँ, बता चुका हूँ कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को किसी भी क्षेत्र में आप लेके देखिए, धार्मिक क्षेत्र में उठा के देखिए, उनका योगदान जो है, जो धार्मिक क्षेत्र में उन्होंने योगदान दिया, पूरे विश्व में कोई व्यक्ति उनके साथ में खड़ा हुआ दिखाई नहीं देता, आस-पास भी दिखाई नहीं देता। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दिखाई देता, जो अपनी लीक से हटकर, अपनी परंपरा से हटकर, अपनी सोच से हटकर, अपने समाज की जो रूढ़िवादी परंपरा है, उससे हटकर, अपने देश के लोगों का प्रतिरोध सहन करने के बावजूद भी वो एक ऐसा क्रांतिकारी कदम उठाता है और लाखों लोग उस क्रांतिकारी कदम में उनके साथ आ जाते हैं। सामाजिक आंदोलन की बात हमने देखी है कि किस तरीके से उन्होंने जो है अपने देश के जो इतना बड़ा जो मतलब जो विरोधी वर्ग रहा, ब्राह्मणवादी जो वर्ग रहा, किस तरह से अत्याचार इस देश में उनके ऊपर भी पूरी ज़िंदगी भर रहे, लेकिन बिना द्वेष और घृणा की भावना को अपने भीतर शामिल किए हुए, बिना बदले की भावना को अपने भीतर रखकर जब उन्होंने संविधान का निर्माण किया, तो उससे आज पूरा देश जो है लाभान्वित हो रहा है और आज वही संविधान पूरी दुनिया में गौरव का प्रतीक बना हुआ है। चरित्र के मामले में इस देश का कोई भी नेता, इस देश का कोई भी महान व्यक्तित्व उनके आस-पास नज़र नहीं आता है। आज तक उनके चरित्र पर एक उँगली कहीं से नहीं उठती है। इस तरीके से हम देखते हैं कि उनका जो योगदान है, उसको देखते हैं, तो वैसे तो उनको लोग बोलते हैं जब उनका जो होता है और कोलंबिया यूनिवर्सिटी का जब हम वो देखते हैं कि एक सर्वे हुआ था, जी। तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में 100 लोगों के जो लिस्ट बनाई गई पहले जो है, तो उन 100 लोगों की लिस्ट में वे लोग थे जो वहाँ से पढ़कर गए, किसी देश के राष्ट्रपति बने, किसी देश के प्रधानमंत्री बने और कार्ल मार्क्स भी वहाँ से पढ़कर गए और कोई बहुत बड़ा बड़ी-बड़ी कंपनियों का मालिक बना। जी। लेकिन वहाँ पर जो है, जब हम देखते हैं कि जो प्रथम पुरस्कार मिलता है, तो वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मिलता है। तो कारण ये है कि पूरी दुनिया में अगर विद्वता के मामले में या किसी भी मामले में आप व्यक्तित्व का निर्धारण करें, तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के समक्ष कोई भी ठहरता नज़र नहीं आता है। अगर इस बात को हमारा समाज अच्छी तरह से समझ जाए, तो वह जो समाज उस बात का प्रतिकार करता है, हम पे अत्याचार करना चाहता है या करता है, हमसे घृणा करता है, जातिवाद पे घृणा करता है, जी। तो उस समाज को जो है हमारा समाज बहुत ही सम्यक ढंग से, उचित ढंग से जवाब देने के लिए तैयार रहेगा और जब वो जवाब देगा तो सामने वाला समाज जो है, जो हम पे अत्याचार करना चाहता है, वो समझने के लिए मजबूर होगा और एक दिन समझ ही जाएगा और इस तरीके से हम जो है इस देश में समतामूलक समाज की स्थापना कर सकते हैं। लेकिन छुपकर रहने से, डर कर रहने से, कायरता दिखाने से किसी समस्या का हल होने वाला नहीं है। हमें अपने अधिकार तो मांगने ही होंगे, अगर हमारे अधिकारों में सच्चाई है, तो हमें उसको बड़े साहस के साथ में उठाना चाहिए। लेकिन सर जो जिस तरह से डॉक्टर रंजीत कौर जी का जो प्रोफेसर है उनका रवैया रहा डॉक्टर नीलम के प्रति, तो वो कहीं न कहीं एक जातिवादी मानसिकता को परिलक्षित नहीं करता है, क्योंकि देखिए एक छोटी-सी बात पर और भरी मीटिंग में तमाचा जड़ देना, तो ये किस तरह से एक व्यक्ति के स्वाभिमान को गिराने का काम किया गया? देखिए, ये जातिवाद को लेकर उनके मन में कुछ दंश था या नहीं था, ये बात तो मुझे पता नहीं क्योंकि उनके मन के भीतर की बात है जी। और इस देश में ऐसा होता आया है, तो पूरा समाज जो है इस बात का आकलन जो है जातीय आधार पर ही करेगा कि जातीय दंश को अंदर रखकर उन्होंने जो है डॉक्टर नीलम के गाल पर थप्पड़ मारा। इस बात को ही आकलन करेगा इस बात को और इसी बात को समझा जाएगा और ऐसा ही समझा जाना चाहिए क्योंकि जो हमने देखा है कि जो जिसे इस देश में जो है तथाकथित ऊँचा समझा जाता है, ऊँची जाति का समझा जाता है, वह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। बहुत ही मोटी-सी बात है नीलम जी कि आरक्षण जो प्रतिनिधित्व का मामला है जी। और यह निश्चित करना बहुत ज़रूरी है कि इस देश की जितने भी साधन, संसाधन हैं, जितनी भी संपत्ति है, उसमें इस देश के प्रत्येक नागरिक को उसके आनुपातिक ढंग से जो है उसका अधिकार मिले। यह व्यवस्था आरक्षण के द्वारा की गई, लेकिन आज़ादी से लेकर या कहूँ कि संविधान के लागू होने के बाद से अब तक यह जो आरक्षण की व्यवस्था है अब तक लागू नहीं हो पाई है पूरी तरह से जो है। आंशिक रूप से लागू हो पाई है और वह भी ईमानदारी से लागू नहीं हुई है। तो उसके बावजूद जो है वह समाज आज भी आरक्षण का विरोध करता नज़र आता है, समझता नहीं है, पढ़ता नहीं है, समझता नहीं है, ना पढ़ना चाहता है, ना समझना चाहता है। वो सिर्फ़ जो उसके मन की प्रवृत्ति है, जो उसमें मन के अंदर जो द्वेष और घृणा बसी हुई है, जी। बस उसी को आधार बनाकर वह हमारे समाज से व्यवहार करता है। इस तरह की घटनाओं को मतलब एक कानूनी रूप से किस तरह से देखते हैं कि जो डॉक्टर रंजीत कौर जी ने डॉक्टर नीलम के साथ में किया, क्या वास्तव में वो सही था और गलत है तो उसके लिए उनको क्या पनिशमेंट मिलनी चाहिए? देखिए, कानून में तो प्रावधान है, लेकिन कानून जो है समस्या का हल नहीं है। मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ और हमने देखा है कि निर्भया कांड के बाद कानून में सज़ा का प्रावधान बढ़ा दिया गया, सज़ा बढ़ा दी गई। जी। बलात्कार रुके नहीं, बलात्कार के साथ में हत्या नहीं रुकी है। प्रॉब्लम तो नैतिकता की है
इमोरलिटी की है, तो इमोरलिटी की प्रॉब्लम जो है मोरलिटी से सॉल्व होगी, नैतिकता से सॉल्व होगी। तो ज़रूरत तो इस बात की है कि इस देश में नैतिकता को बढ़ावा दिया जाए और जो अनैतिकता है उसको हटाया जाए। जहाँ-जहाँ, जिस-जिस बात में अनैतिकता है उसको समाप्त करने का काम किया जाए। लेकिन उल्टा हो रहा है कि अनैतिकता को बढ़ावा दिया जा रहा है। चाहे वह फ़िल्में हों, टीवी हो, सीरियल हो, फ़ेसबुक हो या कुछ भी जो सोशल मीडिया के माध्यम है या अन्य माध्यम है या फिर कहें धार्मिक मान्यताएँ ऐसी हैं जो अश्लीलता को बढ़ावा देती हैं, जो इमोरलिटी को बढ़ावा देती हैं, अनैतिकता को बढ़ावा देती हैं। अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी बात, कोई भी चीज़ अनैतिकता को बढ़ावा दे रही है, जी। तो इस देश में शासन करने वाले लोग हैं, मुझे लगता है वो इतने मूर्ख तो नहीं है, जो इतना भी अगला ना कर पाएँ कि ये चीज़ नैतिक है या अनैतिक है। वे जानते हैं कि ये चीज़ नैतिक है या अनैतिक है, लेकिन उसके बावजूद वो अनैतिकता को बढ़ावा दे रहे हैं, तो हमें इस बात से सावधान होना चाहिए, सचेत हो जाना चाहिए और बात की गंभीरता को समझते हुए जो है हमें अपने कदम उठाने चाहिए। लेकिन सर कहीं ऐसा नहीं लगता कि इस तरह से जो घटना घटी है तो ऐसे प्रोफेसरों को रस्टिकेट करना चाहिए ताकि दूसरे प्रोफेसर को भी इस घटना से सबक मिले और भविष्य में इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने से पहले वो 100 बार सोचें? नहीं, बिल्कुल मिलनी चाहिए सज़ा। जो अपराध किया है सज़ा तो मिलनी चाहिए, लेकिन उससे बढ़कर जो है एक सोशल स्टिग्मा लगना चाहिए। जो सोशल स्टिग्मा लगेगा दिमाग पर, तब उसका जो परिणाम है वो अच्छा होगा। लेकिन खाली सज़ा दे दी, कई बार हम देखते हैं कि सज़ा जो है शारीरिक भी नहीं होती है, जिससे कम से मानसिक प्रताड़ना मिले, कुछ जो है मॉनेटरी सज़ा का प्रावधान होता है कि कुछ जुर्माना लगा दिया और छोड़ दिया। तो उस तरह से जो है बढ़ावा ही मिलता है। जिनके पास पैसा है वो तो पैसा दे के जुर्माना दे के ऐश करेंगे। आज हम देखते हैं कि बहुत से लोग हमने देखे हैं जिनका पैसा है तो वो खूब रूल्स को वायलेट करते हैं। क्योंकि उनको पता है कि इसका जो जुर्माना है वो पैसा है और हम जो है उसको भर देंगे। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ में एडवोकेट जे भीम प्रकाश जी जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि देखिए सज़ा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। जब तक व्यक्ति उस समाज में रहकर एक सभ्य व नैतिक समाज का आचरण समाज में फैलाने का काम नहीं करेगा, खुद उनको मनोसात नहीं करेगा, तब तक हम किसी भी समस्या के समाधान में सफलता हासिल नहीं कर सकते। तो इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए हमें मोरलिटी को विशेषकर सबसे ऊँचा दर्जा देना है और उसको अपने जीवन में मनोसात करके आगे बढ़ाना है। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय।